नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं नमो गुरुवाणी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मैं पॉलिटी के लिए आपके साथ काम कर रहा हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था या संवैधानिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी, हमने पिछले लेक्चर में उस पर समझने की कोशिश की कि भारतीय संविधान का क्या प्रारूप है, किस तरीके से हमारे संविधान की यात्रा शुरू हुई, कहाँ से हमने देखना शुरू किया था। मैंने आपको एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो समझाने की पूरी कोशिश की हो सक। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताएं। बाकी आपको जितना भी अगर कुछ ऐसा छूट भी जाएगा तो वो आपको पीडीएफ के माध्यम से सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। बिल्कुल दिक्कत ना लें, कोई तनाव ना लें, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें और बिल्कुल बेसिक से एकदम चीज़ों को देखते हुए चलें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। मैं अभी तक आपसे बात कर चुका था कि भारतीय संविधान जो कि आज हमारे सामने जैसा संविधान है, जो कि हम फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं कि जैसे संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायती राज, जितनी भी व्यवस्थाएं आज हम देखते हैं, ये सब पूरा एक ढांचा हमारे किस में दिखता है? हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में ये सारा ढांचा दिखता है। हमारी इस पर बात हो चुकी है। और संवैधानिक विकास जो कि हमारा पहला टॉपिक या सिलेबस का पहला टॉपिक आप जिसे कह सकते हैं, उस पर हमारी बात हुई थी। हम बात करते हैं और बिल्कुल अब शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो कल या मैंने पिछले वीडियो में जो भी आपसे बातें की थी उसमें एक बार फिर से गौर करते हैं कि कहाँ तक हमने बात की। थोड़ा समझ लीजिए एक बार फिर से, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का कि कहाँ से हमने संवैधानिक यात्रा जो हमारी शुरू होती है, जहाँ से हमारे राजतंत्र के बाद एक लिखित या लिखित दस्तावेजों के साथ हमारा संविधान, एक प्रक्रिया जिसके तहत आज का संविधान बना, जिसके तहत आज हमारे पास में जितने राइट्स हैं वो सब सारी चीज़ें हम फिर से एक बार विकास यात्रा में वापस चलते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बिल्कुल ये देखिए आप, मैंने कल आपको या पिछले वीडियो में जो आपको बताया था, तो पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि भारतीय संविधान जहाँ से शुरू माना जाता है, वैसे तो भारतीयों ने अपना संविधान स्वयं बनाया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के शासन काल में हम रहे। अंग्रेजों के यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि पुनर्जागरण काल, उदारीकरण या समाजवाद जैसी परंपराएं फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से हमने होते हुए हमारे देशों तक पहुंची। हमारे देशों में जो धर्मतंत्र लागू हुआ करता था, जो राजतंत्र लागू हुआ करता था, अंग्रेजों के आने के बाद सत्ता में परिवर्तन लगातार हुए। अंग्रेजों ने जो परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों के हिसाब से ही मैंने आपको सारी चीज़ें जो बताई थी, भारतीय संविधान का जो विकास, जहाँ से एक परंपरा हमने मानी। वैसे तो भारतीयों ने ही अपना संविधान बनाया, क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, हमने हमारी चीज़ें प्राप्त की, हमने हमारे नागरिक कानून बनाए, मूल अधिकार बनाए। लेकिन फिर भी एक विकास क्रम के तहत जो चीज़ें हमने देखी थी कि भाई जुड़ी हुई चीज़ें जो कि संसदीय स्वरूप जुड़ता हुआ, या विधान परिषद या गवर्नर का शासन कैसे चलता था, या सुप्रीम कोर्ट किस तरह बनता था, या किस तरह उसकी कार्य प्रणाली होती थी, वो सारी चीज़ें हमने कैसे समझी थी, वो आपके साथ में एक विकास प्रक्रिया संवैधानिक, क्योंकि उस पर सवाल पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं गवर्नर्स पर, इन पर। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। मैंने आपको कल बताया कि भारत के इस हिस्से पर जो कि आज का बंगाल कहलाता है, उस समय का बंगाल जो कि बिहार, आधुनिक बिहार, आधुनिक बंगाल, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों शामिल थे। इसके बाद में उड़ीसा, इस पर हमारी पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों जो कि आज के क्षेत्र कहलाते हैं, वो उस समय का पूरा बंगाल हुआ करता था। 1773 1764 का युद्ध बक्सर वाला, जो जिसको मैंने आपको बताया था कि 1764 में एक युद्ध हुआ था बक्सर का, जिसके बाद में बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई, राजस्व के अधिकार प्राप्त हो गए। उसी के बाद उन्होंने लगातार दूसरा एक एक्ट, जो कि 1773 का एक्ट पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, 1773 का एक्ट हमने पढ़ा। और उस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने किया जितने भी कार्य, वो आपको सारे मालूम हैं कि गवर्नर जनरल की एक पदवी बनाई गई, बंगाल और बंबई प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, एक परिषद बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल के सदस्य रखे गए, और 3 अन्य न्यायाधीश, और एक इस तरह की व्यवस्थाएं सारी की गई। तो अगले एक्ट पर या अगले सुधार पर हम आते हैं, जिस एक्ट का नाम हम रखते हैं, जो कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में लगातार जारी रहेगा। और मैंने आपको 2 भागों में इसको बांट कर रखना है। एक है 1757 से, मैंने आपको बताया
1757 से लेकर के 1858 तक। तो ये जो जितने भी एक्ट हैं इसके बारे में हम कहेंगे कि ये कंपनी के एक्ट हैं। किसके एक्ट हैं? कंपनी के एक्ट हैं। कंपनी ने बनाए थे, कंपनी के द्वारा ये एक्ट बनाए गए। इसके बाद जो परिवर्तन होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो ये जो एक्ट है 1757 से 1858 तक, ये कंपनी के एक्ट कहलाते हैं। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो अगले एक्ट पर अब हम आते हैं, अगली बात पर। इसके बाद 1781 में अगला एक्ट आया। सन 1781 में, बिल्कुल याद रखना है आपको संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा एक्ट आया? एक्ट ऑफ अगला जो एक्ट आया उसका नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जैसे पहले ही एक्ट से हमें पता लगा रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। दूसरा एक्ट बनाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट की कुछ ही चीजें हमें याद रखनी है, प्रमुख प्रमुख चीजें। सारे एक्ट तो देखो बहुत सारे 300-300 पेजों के, 400-400 पेजों के हुआ करते थे, तो पूरे एक्ट हमें याद नहीं करने। उनकी प्रमुख प्रमुख जो अवधारणाएं या उनके जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें हमें याद रखते हुए एक्टों के बारे में जानना है, क्योंकि ये हमारी संवैधानिक विकास प्रक्रिया में हमें काम आएंगे और हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दूसरा एक्ट आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाम से ही पता लगता है कि सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट किस तरीके का? सेटलमेंट इस तरीके का हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने जो पहली बार सरकार बनाई, पहली बार उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनाया, या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की, या जिला न्यायाधीश, जिस तरह ही एक गवर्नर हुआ, तो पहली बार अंग्रेज सरकार बना रहे थे। पहली बार उन्होंने बंगाल और बिहार में, पहली बार भारत में एक विजित क्षेत्र उनके हाथ में आया, तो उस क्षेत्र के हिसाब से उनमें सरकार बनाना, कानून लागू कराना, क्योंकि भारत में अब तक राजतंत्र लागू था। राजतंत्र, राज्य के कानून हिसाब से जनता को शासित किया जाता था। जनता के ऊपर मुस्लिम कानून अलग थे, हिंदू कानून अलग थे, जैन धर्म के कानून अलग थे। तो ये सारे जो धर्म के आधार पर कानून थे, अंग्रेजों को दिक्कत हो रही थी बार बार। और फिर दूसरी बात, अंग्रेजों ने दो तरह की व्यवस्थाएं रखी। वो दो तरह की व्यवस्थाएं क्या थी? एक था उनका गवर्नर और दूसरा था सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? एक था उनका सुप्रीम कोर्ट और एक था गवर्नर। आज भी हम देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका और संसद के बीच में लगातार टकराव चलते रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर के, कि ये संविधान गलत है या ये कानून गलत है, इस तरह का कानून, या संसद के जितने भी नियम है। तो आज भी ये दिक्कत होती है, तो उस समय भी ये दिक्कत हुई जो कि उनके सामने आई। इसीलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाना पड़ा। 1781 में लाने के बाद में इसकी सबसे बड़ी बात, आपको सबसे पहला प्रश्न इसमें एक ही याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? तो आपको याद रखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जो कि 1781 में लाया गया। सबसे बड़ी बात इसकी यही थी। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन सा एक्ट लाया गया सेटलमेंट के लिए, तो वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब अगली बात इसकी इंपॉर्टेंट कौन सी है? वो अगली बात है कि भाई बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का जो क्षेत्र अंग्रेजों को दीवानी का जो अधिकार मिला था, अभी तक अंग्रेज पूरी रूप से, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्राम प्रधान। आज भी जैसा गांधी ने कहा है कि स्पष्ट भारत की आत्मा कहाँ बसती है? भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। तो उस समय से लेकर के हमारे जो गांव थे आत्मनिर्भर थे, सारे सिस्टम गाँवों का अपना हुआ करता था। तो अंग्रेजों को अभी वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। अभी अंग्रेज बहुत समय बाद वहां पहुंचेंगे, लेकिन उनको अपनी सरकार तो चलानी थी। तो सरकार उन्होंने कहाँ स्थापित की थी? कलकत्ता में स्थापित की थी। तो अब इस एक्ट के द्वारा ये नियम बनाया गया कि कलकत्ता की सरकार अब
बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी नियम बना पाएगी। कहाँ की सरकार? बंगाल की सरकार, ना कि भारत की सरकार। याद रखें बिल्कुल स्पष्ट। इन्हीं छोटे छोटे सवालों की वजह से हमारी गलती होती है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ की सरकार थी, कहाँ की सरकार नहीं थी। तो कहाँ की सरकार थी? कलकत्ता की सरकार को क्या अधिकार दिया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए नियम या विधियां, कानून जो भी बनाएगा वो बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दो बातें हमारी क्लियर हुई कि कमियों को 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पहला नियम बनाया, पहला एक्ट लाया गया 1781 का। दूसरी बात, सरकार को अधिकार मिले। तीसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य, किसके मध्य? गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य जो तनाव था कि भाई कौन नियम बनाएगा, कैसे नियम बनाएंगे या क्या किया जाएगा, गवर्नर की कार्यप्रणाली किस तरह कार्य करेगी, इन सब चीजों के विवाद जो उनके बीच में चल रहे थे, उन तनावों को कम किया गया, उनकी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, वो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट इस एक्ट की बात थी कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो ये कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं और जो कंपनी के तहत प्रशासनिक कार्य करते हैं, उन कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। कोई क्या नहीं करेगा? कोई भी कार्रवाई कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति, कंपनी के प्रशासनिक, फिर बोल रहा हूं, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समझ में आया आपको? तो इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषताएं ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के तनाव को और गवर्नर जनरल के तनाव को कम किया गया। बंगाल की सरकार को अधिकार दिया गया कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार के लिए वो नियम बना सकेगी। तीसरी बात, कंपनी के कर्मचारियों को उनसे मुक्त रखा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स से। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बिल्कुल कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक एक चीज को क्लियर करते चले, और जो भी एक आध प्रश्न आपके छूट जाएंगे वो आपको पीडीएफ के माध्यम से, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सारी चीजें मिलेंगी। कोई नोट्स आपका किसी भी एग्जाम को दें आप, चाहे रीट दें, पटवारी दें, पुलिस दें, जो भी आपको देना है, मेरे नोट्स से या मेरी क्लास से आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। ये नहीं कहता कि पूरा मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक पूरा पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो अगले एक्ट पर आ जाइए। ये एक्ट जो है, ये एक्ट इस तरह प्रक्रिया में बंधे हुए हैं कि इनसे संविधान का विकास हो रहा है। अब संविधान का विकास, आप कहेंगे सर इनसे क्या संविधान का विकास हो रहा है? तो संविधान का विकास ऐसे हो रहा है कि गवर्नर है, गवर्नर की एक सरकार है। पहली बार भारत में ऐसी व्यवस्थाएं आई है। राजतंत्र को हमने छोड़ा है, बंगाल में राजतंत्र को खत्म किया गया और पहली बार प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो रही है। बिल्कुल पुलिस चौकी खोली गई है, सबके लिए एक कानून बनाया गया है, सिस्टम बनाया गया। तो ये क्या है? ये संविधान का ही तो विकास है, परंपराओं का ही तो विकास हो रहा है लगातार। तो ये क्या चीजें हैं? ये संविधान का ही विकास है। धीरे धीरे संविधान, गवर्नर जैसी चीज है, जैसे आज हमारे पास राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी है, ये सब चीजें जो धीरे धीरे हमारे देश में आई, ये चीज हमारे पास, ये गवर्नर कौन बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट बना। तो कोर्ट में क्या है? कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में विकास को समझिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसा तनाव नहीं है कि साहब आपको फटाफट सिलेबस करवाना है। चीजें समझ में आनी चाहिए। भाई गवर्नर है, गवर्नर अपना कार्य करेगा, वो जिलाधीश अपना कार्य करेगा। उसके बाद में पुलिस थाना बनाया गया या चौकियां बनाई गई। चौकियों में अब क्या होगा? कोर्ट आएंगे लोग, कोर्ट में जाएंगे लोग, तो कोर्ट में धर्म के हिसाब से तो कानून होगा नहीं, सबके लिए एक जैसे कानून बनेंगे। तो एक जैसी आचार संहिता बन रही है, लगातार संविधान का विकास हो रहा है। अगले पर आइए। अच्छा, ब्रिटिश जो कंपनी है वो अपने लिए भी काम कर रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक चीज का पहलू ये होता है कि भाई नेगेटिविटी भी उस चीज के इफेक्ट आते हैं और उसके पॉजिटिव भी इफेक्ट आते हैं। आप कुछ भी करके देख लीजिए, जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहे हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहे हैं। चलो वो बात दूसरी है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि अंग्रेज चाहे अपने हित में कार्य कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें भी हो रहा था। हम भी उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, इन चीजों को समझ रहे थे। सामाजिकरण, लोक कल्याण, जनता के अधिकार, इन चीजों की तरफ हम बढ़ रहे थे, क्योंकि यूरोप में इस तरह के परिवर्तन लगातार हो रहे थे। तो आ जाइए फिर दोबारा से इसी बात पर। हमने समझा, दो एक्ट हम पढ़ चुके हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, अगले एक्ट पर आ जाइए।
जो कि अगला परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि 1773, फिर 1781, फिर उसके बाद एक एक्ट आता है 1784 का एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1784 का एक्ट। 1784 का एक्ट को ही हम अधिनियम कहते हैं। अधिनियम, अब देखो वहां संसद बन चुकी है। कहां संसद बन चुकी है? संसद बन चुकी है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा ये एक्ट आ रहे हैं, तो वहां एक्ट पारित हो रहे हैं। एक्ट पारित, आज भारत में एक्ट पारित कैसे होता है? संसद में, सदन में हम जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें हम विधेयक लेके आते हैं। विधेयक लेने के बाद में उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, फिर वो अधिनियम बनता है। तो ऐसे ही एक्ट बन के लगातार वहां से तैयार होकर हमारे यहाँ आ रहे थे। तो समझिए इस बात को कि 1784 का एक्ट जो आया। अच्छा, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश लगातार, अब जो ब्रिटिश जो संसद है वहां से वो कंट्रोल कर रही है कंपनी को, लगातार कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि भारत को जीतना आसान था। भारत राजतंत्र, अलग अलग राजतंत्रों में, रजवाड़ों में, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन बटे हुए कारणों के कारण अंग्रेजों को मौका मिला कि वो भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लें, और उन्होंने कब्जा किया भी। और वो एक रणनीति के तहत, क्योंकि और एक कब्जा करने की एक कारण भी था, उसमें प्रमुख कारण ये था कि उद्योग जो था अंग्रेजों के यहाँ, चलो छोटी सी एक बात बता देता हूँ आपको, औद्योगिक क्रांति का काल अंग्रेजों के यहाँ शुरू हो गया था। कौन सा काल? औद्योगिक क्रांति का काल, उद्योगों का काल वहां शुरू हो गया था। तो भारत में अंग्रेजों को अच्छा ठीक से लगा कि भाई संसाधन यहाँ भरपूर है, राजाओं के पास भी काफी पैसा है और व्यापार ठीक ढंग से यहाँ से हो सकता है, और सुख शांति वाला इलाका है, ज्यादा आक्रमणकारी क्षेत्र नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये लगातार, अब उनको बंगाल मिल ही चुका था। बंगाल हमारे यहाँ पे सबसे संपन्न प्रदेश था, पूरे भारत का सबसे संपन्न प्रदेश। आज जिस बंगाल की हालत अलग है, वो उस समय का हमारा सिर मुकुटमणि कहलाता था हमारे देश का। आज भी धान का कटोरा वगैरह सब उधर ही है, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद लगातार सरकार स्थापित हो गई, सरकार स्थापित, सुप्रीम कोर्ट आ गया, सारी चीज आ गई। अब आ जाइए आप 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखें कि पिट्स जो है, विलियम पिट, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, विलियम पिट। कौन है? विलियम पिट। ये इनके द्वारा जारी किया गया, विलियम पिट के द्वारा जारी किया। पहला सवाल ये हो गया इसका। दूसरी बात, इसमें एक काम किया गया कि कंपनी, जो कि अब तक कंपनी कार्य कर रही थी, कंपनी का मतलब, कंपनी कौन थी? कंपनी व्यापार करने आई थी। अंग्रेजों के कुछ लोग जो व्यापार करने आए थे 1600 में, मैंने आपको बताया था कि 1600 में अंग्रेज भारत में आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार करना था, मसाला चाहिए था उनको। ये वो एक अलग कहानी है, उस पर फिर कभी चर्चा की जाएगी, अभी उस पर ना जाएं। भाई अंग्रेज मूलतः किस लिए आए थे? व्यापार करने। और व्यापार करने एक कंपनी के तहत आए होंगे या चार्टर के तहत आए होंगे। तो उन्होंने, कंपनी ने नियम अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया। उसके बाद लगातार एक्ट पारित हो रहे हैं, वहां से ब्रिटिश सरकार लगातार कंपनी पर अब नजर रख रही है। और कंपनी का एक बोर्ड होता है, हर कंपनी का, कोई भी हो सदस्य की समिति, जैसे आज हम कोई समिति बनाते हैं तो उस समिति के लिए हम एक बोर्ड की स्थापना, या मेंबर्स जो भी है, तो उस समय जो उन्होंने बनाया वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। क्या थी? गवर्निंग बॉडी, जो कंपनी को गवर्न करती थी, किस तरह नियम बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अब ब्रिटिश सरकार का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल जीत चुके हैं, मद्रास जीत चुके हैं, और हमने बंबई जीत लिया है, और सारे भारत पर धीरे 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 कब्जा होता जा रहा है। तो अब कंपनी दबाव बढ़ाती जा रही है, कंपनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है ब्रिटिश संसद का। अब इस ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्य कर दिए गए व्यापारिक कार्य। कौन से कार्य देखोगे अब आप? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कह दिया कि आप अब सिर्फ व्यापारिक कार्यों को देखेंगे। सवाल बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि कौन से एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये आदेश दिए गए कि अब आप सिर्फ व्यापारिक कार्य ही देखेंगे। अगला, एक और संस्था बनाई गई जिसे कोर्ट ऑफ, एक संस्था और निर्माण की गई,
एक और संस्था का निर्माण किया गया जिसको राजनीतिक कार्य देखने थे। एक और संस्था का निर्माण किया गया जिसे हम कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसका नाम क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। इसके कार्य कहा गए कि आप सिर्फ राजनीतिक कार्य देखेंगे। कौन से कार्य देखेंगे? राजनीतिक कार्य देखेंगे, केवल और केवल राजनीतिक कार्य देखेंगे। अब देखो, आपको एक चीज फिर से यहाँ पकड़नी है। मैंने आपको समझाया बेसिक के साथ में चीजों को एकदम पकड़ते हुए चलें, क्योंकि अगर नहीं पकड़ोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये सवाल गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, इतना सा छोटा सा सवाल था, गलत हो गया हमसे। तो व्यापारिक कार्यों के लिए क्या कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या काम दिया कि आप सिर्फ व्यापारिक कार्यों को देखेंगे। कंपनी का कार्य अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बंगाल में कार्य कर रहे हैं, मद्रास में कार्य कर रहे हैं, बंबई में कार्य कर रहे हैं। लगातार कंपनी भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करती जा रही है। धीरे धीरे राजाओं के साथ साठगांठ सहायक संधि करते हुए लगातार उन पर कब्जा हो रहा है। तो अब BOC का कार्य हो गया राजनीतिक कार्य अलग से। आगे बढ़िए। इसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले, अच्छा इससे पहले एक बात समझ लीजिए कि एक बार द्वैत शासन कब लगा? 1772 में द्वैत शासन लगा हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में द्वैत शासन लगा हुआ था। आपको मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव की सरकार क्या कर रही थी और उधर राजतंत्र किसके हाथ में था, वो आपको क्लियर था बिल्कुल। तो पहली बार द्वैत शासन तब लगा। अभी एक बार द्वैत शासन और लगेगा, 1919 के अधिनियम में एक बार द्वैत शासन की प्रणाली और आएगी। फिर ये द्वैत शासन हुआ BOD और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मध्य में। ये अलग कार्य देख रहे हैं, ये अलग कार्य देख रहे हैं। तो एक बार फिर याद रखें कि कंपनी के शासनकाल के तहत दूसरा द्वैत शासन ये लगाया गया। अगली बात पर आ जाइए। अगली बात, इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात थी कि पहली बार, कौन सी बात थी? कि पहली बार प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्रों को, ब्रिटिश आधिपत्य या ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों को, ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत कहा गया। देखो दोस्तों, एक एक चीज को लिख लेना, नोट्स बना लेना इन चीजों के, कि सबसे पहले ब्रिटिश भारत किस एक्ट के द्वारा कहा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इस एक्ट की, कि सबसे पहले ब्रिटिश भारत क्षेत्र किस क्षेत्र में कहा गया। कि इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि भारत में अब ब्रिटेन ने मतलब कंपनी ने जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है वो क्या है? वो ब्रिटिश भारत है। उस पर किसकी सरकार चलेगी? ब्रिटिश की सरकार चलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस एक्ट की। दूसरी बात, BOD और COD के कार्यों में अंतर किया गया। राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य देखने के लिए अलग अलग कार्य किए गए। इसको बिल्कुल लगातार आप लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। बाकी जो भी आपका छूट जाएगा वो आपको सारी चीजें व्यवस्था के तहत मिल जाएगी। तीसरा, इसमें एक परिवर्तन एक हुआ कि गवर्नर की जो परिषद हुआ करती थी, कौन सी? गवर्नर की परिषद हुआ करती थी। तीसरा परिवर्तन इसमें हुआ कि गवर्नर की जो परिषद थी, किसकी? गवर्नर की परिषद। गवर्नर की परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। उसमें से एक सदस्य को हटा दिया गया, एक सदस्य कम कर दिया गया, और अब सदस्य कितने रहे? 3 सदस्य सिर्फ गवर्नर की परिषद में रहे।
4 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर की परिषद में। जैसे मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश जो कि एलिजा इम्पे थे और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश उसके सहायक न्यायाधीश थे। ऐसे ही गवर्नर की परिषद में भी एक प्रमुख गवर्नर और 4 हुआ करते थे उसके 4 सहायक। तो उनमें से एक को हटा दिया गया और अब कितने रह गए, वो 3 रह गए। तो इस एक्ट के ये प्रमुख प्रमुख प्रावधान थे, आप इनको समझे होंगे, प्रमुख रूप से आपको समझ आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होती है आप मुझे बताएं, अब मैं उस सारी समस्या का समाधान करूंगा। किसी भी चीज को और कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल आप निश्चित होकर पढ़ते रहें। तो इस एक्ट के तहत ये सारे परिवर्तन हुए। इस एक्ट के तहत क्या क्या परिवर्तन हुए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अलग कार्य हुआ, सीओडी का अलग कार्य हुआ, राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया गया। ब्रिटिश क्षेत्र जो कि आधिपत्य में आया उसे ब्रिटिश भारत कहा गया पहली बार। दूसरी बात, गवर्नर की जो सदस्यता प्रणाली जो परिषद थी उसको परिवर्तन कर दिया गया। और एक और चीज इसमें लास्ट ध्यान रख लीजिए कि बंबई प्लस मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, मैं आपको इस प्रेसिडेंसियों के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा। मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को गवर्नर के पूर्णतः अधीन कर दिया गया। गवर्नर के पूर्णतः अधीन कर दिया गया। अच्छा, एक चीज आप अभी समझ लीजिए, देखो अंग्रेज सरकार अभी क्या कर रही है, अभी वो नई नई सरकार बनी है उनकी, नया नया उनका अभी कितना शासन हुआ है, 1784, 1772 में तो 73 में तो उन्होंने जीत करके सारा सिस्टम शुरू ही किया था और ये 1784 का एक्ट है। तो अभी वो किसी भी प्रेसिडेंसी को या किसी भी अंग्रेजी उनका जो सिस्टम था उसको वो ज्यादा विकेंद्रीकरण, एक होता है केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण करना, तो अभी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लगातार सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, एक व्यक्ति के हाथ में कमांड रख रहे हैं। मान लो कोई युद्ध हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए सामने से कम एक व्यक्ति तुरंत निर्णय ले सके। ऐसा नहीं हो कि बंबई की प्रेसिडेंसी अलग निर्णय ले रही है, मद्रास की प्रेसिडेंसी के लोग अलग ले रहे हैं। तो भाई जैसे एक चीज हमने मानी, रॉबर्ट क्लाइव ने जो कह दिया वो कह दिया, या हेस्टिंग्स ने जो कह दिया सो कह दिया, विलियम बेंटिंग ने जो कह दिया कह दिया। तो अभी लगातार क्या कर रही है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। कभी कभी अगर घुमा के प्रश्न पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है कि अभी अंग्रेज विकेंद्रीकरण की जगह क्या कर रहे हैं, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन उन्होंने कर रहे हैं, जिसे हम आज भी केंद्रीकरण, जैसे भारतीय सरकार है आपातकालीन उपबंधों में क्या करती है, पूरे देश पर एक साथ कब्जा कर लेती है, या आपातकाल लगा करके, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे अभी युद्ध की स्थिति बनी अभी देश में, जैसे हंदवाड़ा में अभी परसों के दिन हमारे जो देश में जो आक्रमण हुआ, तो हो सकता है कि सरकार को अगर लगता है तो पूरे देश पर एक साथ आपातकाल लगा दे। तो वो क्या है, एकात्मक, पूरी शक्तियों का केंद्रीकरण कर लेना। तो इसी तरह जो गवर्नर के पास शक्तियां थी वो सारी की सारी कंट्रोल कर रहे थे वो उस समय, क्योंकि उनको अभी भारत में सत्ता धीरे धीरे स्थापित करनी थी। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत इतनी ही प्रावधान है, बाकी कुछ अगर और प्रावधान बचेंगे तो वो आपको नोट्स के तहत प्राप्त हो जाएंगे। आगे दूसरे एक्ट पर आ जाइए, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला एक्ट, अभी तक हम 3 एक्ट पढ़ चुके हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तीसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जिसके तहत हम पढ़ चुके हैं। अगले एक्ट पे आइए, 1813 का चार्टर अधिनियम। सन 1813 का चार्टर अधिनियम कौन सा अधिनियम है? 1813 का चार्टर अधिनियम। अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज को समझने की कोशिश कर लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए इस चीज को आराम से, कि भाई 1813 में ऐसा क्या हुआ। पहली लाइन के साथ आप ये समझिए कि कंपनी के व्यापार जो करने का, व्यापार जो अधिकार लेकर आई थी वो 1600 में, व्यापार के जो अधिकार थे, व्यापार के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। व्यापार के जो पूर्णतः अधिकार, अभी हुआ क्या था, देखो 1600 में जो कंपनी हमारे देश में आई व्यापार करने के लिए, वो व्यापार का एक चार्टर लेके आई थी अपने साथ, एलिजाबेथ से साइन करवा करके कि भाई कंपनी ही व्यापार करेगी। कौन व्यापार करेगा? सिर्फ कंपनी के लोग व्यापार करेंगे और वो ब्रिटिश संसद को फायदा देंगे उस चीज से, या कुछ भी टैक्स देंगे, जो भी देंगे उनको देना होगा,
वो चीजें वो देंगे। तो कंपनी ने ये वादा किया था, लेकिन 1813 के आते आते, अभी मैंने आपको एक छोटा सा शब्द बताया था, औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में नए नए भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, प्रिंटिंग प्रेसों का आविष्कार हो चुका था, लोहे के कारखानों का लोहा। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों में क्रांति, मतलब उद्योगों में क्रांति इंग्लैंड जैसे देशों में शुरू हो गई थी। कोयला खदानें खोदने, ये सब चीजें कहाँ शुरू हो रही थी? ये सब इंग्लैंड में शुरू हो रही थी। अब 1813 के चार्टर के तहत ब्रिटिश संसद पर वहां के सांसदों ने इस बात का दबाव डाला कि भाई ये अधिकार सिर्फ आप इन्हीं को क्यों दे रहे हैं, अब हमको सबको ये अधिकार मिलना चाहिए, सबको ये अधिकार दीजिए कि भाई किसी भी तरीके से कंपनी के जो, तो इसलिए कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया कि आप ही व्यापार नहीं करेंगे। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति आकर के व्यापार कर सकता है, कोई भी बिजनेसमैन आकर के व्यापार कर सकता है, तो व्यापार करने का अधिकार उनको मिला। तो कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बात अभी थी कि चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, चीन तथा चाय के अधिकार पर, किसके अधिकार पर? चाय के व्यापार पर। चीन, इसको चीनी मत कर देना, चीन तथा चाय के व्यापार पर अभी भी कंपनी के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर रहना। चीन तथा चाय के व्यापार पर अभी भी कंपनी के व्यापार को रखा गया। ठीक है, 1813 के चार्टर के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापार को, एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर उन्होंने अभी अधिकार उनको बनाए रखा। और तथा 20 साल के लिए, कितने साल के लिए? तथा 20 साल के लिए ये अधिकार इनको दिए गए। कितने दिन के लिए? 20 साल के लिए अधिकार, 20 साल अधिकार बढ़ा दिया गया। कंपनी का चार्टर जो था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद एक चीज और हुई इस चार्टर के तहत कि ईसाई मिशनरी, कौन से मिशनरी? ईसाई मिशनरी। अब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे हमारे धर्म के साथ भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दी थी। तो ईसाई मिशनरियों को इसी एक्ट के तहत, ईसाई मिशनरियों को इजाजत मिल गई, ईसाई मिशनरियों को इजाजत मिल गई भारत में धर्म प्रचार करने की, धर्म प्रचार करने की। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की इजाजत बिल्कुल मिल गई। आ गए वो, और उन्होंने, अब देखो अंग्रेज लगातार, क्योंकि अंग्रेजों के पास में हमारे क्षेत्र, काफी क्षेत्र अंग्रेजों का आ चुका था। राजा महाराजाओं को वैसे भी कोई काम नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि वो देश के विकास में उनका ऐसा कोई खास योगदान था भी नहीं, और अंग्रेजों से उन्होंने संधियां कर ली थी। इसलिए संधियों के कारण वो जनता के प्रति जो उनका कार्य था उससे भी वो विमुख हो चुके थे। इसलिए अब अंग्रेज हमारी हर चीज में हस्तक्षेप कर रहे थे। सबसे पहला हस्तक्षेप उन्होंने मुक्त व्यापार करके हमारे यहाँ कर दिया। मुक्त व्यापार का मतलब अब कोई भी अंग्रेज आकर के हमारे यहाँ व्यापार करेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत संसाधनों से भरा हुआ था। दूसरी बात, ईसाई मिशनरियों को उन्होंने छूट दे दी कि आप धर्म का प्रचार कीजिए। तीसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि शिक्षा के लिए, ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया, कितना? 1 लाख रुपए का अनुदान अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा दिया गया। अब देखो इसमें दोनों चीज याद रखना, शिक्षा के लिए और इस पैसे की संख्या भी याद रखनी है आपको कि 1 लाख रुपया, कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए शिक्षा के अधिकार के लिए। कौन से चार्टर के तहत? 1813 के चार्टर के तहत। तो इस चार्टर की प्रमुख बातें यहाँ तक थी, समाप्त करता हूँ। तो ये चीजें यहाँ तक इसमें आपने समझी। 1773, 1781, 1784, इसके बाद 1813 का एक्ट। लगातार हम संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में बढ़ते जा रहे हैं। कैसे कैसे देखो हमारे समाज में वो परिवर्तन कर रहे हैं, हमारी शिक्षा में परिवर्तन कर रहे हैं, लगातार परिवर्तन अंग्रेज हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही आज मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम फिर से आगे से बात करेंगे, आगे संवैधानिक चरण को देखेंगे कि किस तरह विकास यात्रा आगे बढ़ती है। आगे अभी 1833 का, 1852, 1858 जितने भी एक्ट आएंगे वो सारे हम लगातार पढ़ेंगे। आपके साथ लगातार कार्य होता रहेगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बिल्कुल फिर मिलते हैं जल्दी।